नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MKLCC ग्रुप पर। जैसा कि आप लोग वीडियो को देखकर ही समझ चुके हैं, हम लोग जो सेशन देख रहे हैं वह NCERT के बेस्ड पर है, क्योंकि आप सभी प्यारे साथी जानते हैं अभी का जो समय चल रहा है उसमें कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे, BPSC, SSC, BPSC टीचर, आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं तो उसमें देख रहे हैं कि NCERT का दबदबा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर आप NCERT पर पकड़ बना लेते हैं तो आप एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। इसीलिए आप लोगों के लिए हम यह सेशन स्टार्ट किए हैं और आज का सेशन दूसरा रहने वाला है। एक क्लास आप लोग को पहले भी मिल चुका है, आज आप लोग के बीच दूसरा क्लास NCERT पर बेस्ड है। NCERT का पूरा निचोड़ है, आप लोग इससे पहले भी पढ़ चुके होंगे, मगर इस सेशन में जो भी हम प्रश्न लाएंगे वह NCERT पर बेस्ड रहेगा, NCERT पर आधारित रहेगा और बिल्कुल ही नया जो एग्जामिनेशन में पूछा है। ठीक है, आपको समय हम बर्बाद नहीं करेंगे, जो आप जानते हैं उसको हम ज़्यादा नहीं बताने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल ही उसके गहराई में जाकर आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों पर शेयर करें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज जो हम देख रहे हैं, आपके सामने देख रहे हैं, फिजिक्स साइंस से हम लोग जो चैप्टर है मैकेनिज्म यांत्रिकी, इसी से आज हम लोग देखने वाले हैं और आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। छोटा सा वीडियो रहने वाला है और इस छोटा सा वीडियो में हम लोग इसका निचोड़ देखेंगे। NCERT पर बेस्ड रहने वाला है। तो आप लोग के सामने सबसे पहले हम न्यूटन के गति के नियम से संबंधित देखते हैं, जो कि NCERT के पैटर्न पर है। तो सबसे पहले न्यूटन के गति के नियम में गति का प्रथम नियम को देखते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। याद रखेंगे, कोई भी बाह्य बल जब तक आरोपित न किया जाए तब तक वह उसी अवस्था में रहेगा जिस अवस्था में कोई पिंड है। इसी को कहते हैं गति का प्रथम नियम। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। याद रखिएगा, गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। चलिए नेक्स्ट है गति का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। कहता है किसी वस्तु के संवेग अर्थात मोमेंटम, परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। आप सभी बच्चे जानते हैं, आप सभी जानते हैं साथी कि बल की परिभाषा, बल का सूत्र भी न्यूटन के गति के नियम से ही हमें प्राप्त होती है और यह एग्जाम में पूछता भी है। तो कह रहा है किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के क्या होती है, समानुपाती होती है। आपके एग्जाम में आएगा समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से प्रश्न पूछेंगे तो याद रखेंगे किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के क्या होती है, समानुपाती होती है। और फिर नेक्स्ट कहता है संवेग परिवर्तन की दिशा क्या होती है, बल के अनुदिश होती है। ये भी पॉइंट याद रखेंगे, तब NCERT का निचोड़ आप लोग के बीच है। संवेग परिवर्तन की दिशा बल के क्या होती है, अनुदिश होती है। चलिए गति के तृतीय नियम के बारे में जान लेते हैं, क्या इसमें से खास बात निकलने वाले। देखिए, आप कोई भी बुक पढ़े होंगे, जनरल बात सभी बुक में मिलता है। हम लोग इस सेशन में जो अलग है उसको जानने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे जो अलग रहे, जो बोर्ड एग्जाम में, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछता है उस पर हम लोग चर्चा ज़्यादा करेंगे। तो तृतीय गति का नियम क्या कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गति को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तृतीय गति के नियम को क्या कहते हैं, गति के क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो इस प्रकार से न्यूटन के गति के 3 नियम थे, हम लोग इसे शॉर्ट में समझने का प्रयास किए NCERT के बेस्ड पर। अब चलिए
तीनों के बारी बारी से उदाहरण है, इसको समझ लेते हैं। और आपसे पूछता भी है एग्जाम में कि चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे झुकना न्यूटन के गति के किस नियम पर है, किस नियम पर आधारित। तो याद रखेंगे, अगर गाड़ी चल रही है और उसमें बैठा यात्री है, अचानक गाड़ी में ब्रेक लगा दिया जाए तो व्यक्ति है जो क्या होता है, आगे की ओर झुक जाता है। किसके कारण? जड़त्व के नियम के कारण, न्यूटन के गति के प्रथम नियम के कारण। उसी प्रकार पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरता है। जब पेड़ से फल टूटता है तो ऊपर क्यों नहीं गिरता है, नीचे गिरता है। नेक्स्ट है, कपड़े को जब डंडे से पीटते हैं तो उसमें से धूल कण क्या होता है, अलग होता है। ये सभी के सभी उदाहरण जो है आपको न्यूटन के गति के प्रथम नियम पर आधारित है। और भी है मगर ये आपको एनसीईआरटी बुक से अलग करके दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम। कहता है गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। जब आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो जब कैच की बारी आता है तो गेंद कैच करते समय जो खिलाड़ी हाथ को पीछे की ओर खींचता है, यह किस नियम का उदाहरण है? तो यह न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के उदाहरण है। नेक्स्ट है तीसरा कहता है बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाला व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। क्यों? तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम के कारण। जब गोली छूटता है तो आगे की ओर गोली जाता है, उसी प्रेशर से बंदूक है जो पीछे की ओर धक्का भी मारता है। नेक्स्ट है रॉकेट। जो रॉकेट लॉन्च होता है, यह लॉन्च किस नियम पे आधारित होता है? तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर। कहता है रॉकेट नियम वायुयान की गति, चप्पू चलाने वाले नाव को आगे बढ़ाना। जब नाव खेता है तो जब वो चप्पू चलाता है तो नाव आगे बढ़ता है। किसके कारण? न्यूटन गति के तृतीय नियम के कारण। तो अगर यह सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है, इसी तरह से चाहते हैं आप सभी विषय से, सभी टॉपिक से एनसीईआरटी के पैटर्न पर पूर्णतः आपको जो यह रहने वाला एनसीईआरटी को बुक को फॉलो किया गया है, एनसीईआरटी में से डायरेक्ट आपको लाइन उठाकर आपको हम लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेंगे और अपने हो सके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप हो, जो भी ग्रुप हो उसमें शेयर भी जरूर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में पहला नंबर पॉइंट कहता है प्रक्षेप गति, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रक्षेप गति को दीर्घतम प्रयास प्राप्त करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा रेंज प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होती है? आप इसका उदाहरण, सरल उदाहरण दे सकते हैं। भाला फेंक प्रतियोगिता होता है, या आप जब पुलिस के लाइन में एग्जाम देते हैं उसमें गोला फेंक होता है, तो अधिकतम दूरी को प्राप्त करने के लिए गोला को कितने एंगल से फेंका जाता है? तो आप सभी जानते हैं, कितने एंगल से? 45 डिग्री से। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है और बार बार एग्जाम में पूछता है भी। प्रक्षेप गति को दीर्घतम प्रयास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होगी? तो 45 डिग्री। उसी प्रकार नेक्स्ट का पॉइंट कहता है मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है, जब नाव नदी के तट पर आता है तो उसमें से मनुष्य जब कूदता है तट पर तो क्या होता है? नाव पीछे की ओर चल जाता है। क्यों? किसके कारण? तो क्रिया प्रतिक्रिया के कारण। क्रिया प्रतिक्रिया के कारण नाव पीछे हटती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कहता है संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखें कि संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो बल के बराबर होती है, अर्थात फोर्स के बराबर होती है। चलिए आगे देखते हैं न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम जड़त्व को परिभाषित करता है, इनर्शिया को परिभाषित करता है। आप लोग अगर यह सेशन देख लेंगे तो आपको हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आप एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, क्योंकि अभी के समय में
किसी भी एग्जाम में देख लीजिए, आपको एनसीईआरटी का बहुत ही जोरदार उसमें दबदबा चल रहा है। जो बच्चे एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों के लिए हम सभी विषय से लेकर आएंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स दें। अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो आपको प्रत्येक दिन सभी विषय से, सभी टॉपिक से आपको हम एक सेशन लेकर आएंगे। चलिए नेक्स्ट कहता है प्रक्षालन मशीन। प्रक्षालन मशीन देखिए एग्जामिनेशन में आता है प्रक्षालन मशीन। बच्चे, विद्यार्थी, दोस्त, मित्र लोग नहीं बना पाते हैं क्योंकि इसका हिंदी प्रक्षालन समझ नहीं पाते हैं। प्रक्षालन वॉशिंग मशीन, जो घर में वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के लिए जो उपयोग में लाए जाते हैं उसको कहा जा रहा है। प्रक्षालन मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपकेंद्रीय बल, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो याद रखेंगे, अब जब भी एग्जाम में आए वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न पूछा गया है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण क्या होता है? कम होता है। घर्षण, फ्रिक्शन कम होने के कारण ही बर्फ पर चलना क्या होता है? मुश्किल होता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। और यह सेशन आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और यह पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसमें से आप क्लिक करके आप जा सकते हैं और वहां से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड का पहला पॉइंट कहता है ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन से क्या आशय है? ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय है? तो कहता है ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। कोई भी एनर्जी है, हम इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं, ना ही इसे सृजन किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट। जैसे हम बोलते हैं तो यह ध्वनि ऊर्जा है। अब जब बोलते हैं माइक्रोफोन द्वारा तो उसके वायर के माध्यम से वो हो गया इलेक्ट्रिक करंट, ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदल गया। फिर उसके बाद साउंड से आवाज निकलती है तो ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा और फिर विद्युत ऊर्जा से जाकर ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। तो सिर्फ क्या होता है, वह एक रूप बदलता है। ना तो हम ऊर्जा को निर्माण कर सकते हैं अर्थात सृजन कर सकते हैं और ना ही इसे नष्ट। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड किसी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? अगर अंतरिक्ष से कोई वस्तु, कोई पिंड नीचे गिरता है तो वह जैसे ही हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, वह प्रवेश करने पर ही जल उठता है। क्यों? तो वायु के घर्षण के कारण, हवा में जो घर्षण है उसके कारण वह पिंड जल उठता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर यह प्रश्न आपसे पूछे तो इसका सही जवाब देकर है। नेक्स्ट कहता है ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति, ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति, जिसको कहते हैं ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण में प्रभावी बल है। कौन सा बल ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण में लगता है? तो याद रखेंगे, ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण में प्रभावी बल कौन है? अभी केंद्रीय सेंट्रीपिटल फोर्स। और वॉशिंग मशीन में अभी केंद्रीय नहीं, अब केंद्रीय सेंट्रीफ्यूगल, यहां अभी केंद्रीय सेंट्रीपिटल। याद रखेंगे, ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण में कौन सा बल प्रभावी बल है? अभी केंद्रीय बल। नेक्स्ट है दूध के मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक अर्थात अलग हो जाना किसके कारण है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण। ठीक है, अपकेंद्रीय बल के कारण जब दूध को मथते हैं तो उससे क्रीम क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? वायु की ऊर्ध्वाधर अर्थात क्या? वर्टिकल हो जाएगा।
और क्षैतिज उसको हॉरिजॉन्टल कहेंगे। तो वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? तो वायु प्रक्षोभ, विंड और ब्रस्ट कहते हैं। ठीक है, वायु प्रक्षोभ कहते हैं ऊर्ध्वाधर गति को, याद रखेंगे। अगर आपसे यह प्रश्न पूछे वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? वायु प्रक्षोभ कहते हैं। नेक्स्ट है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रचलित प्रश्न है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड का पहला क्वेश्चन, किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात, संवेग को और यहाँ पर वेग करा P/V, तो इससे क्या निकलता है? m निकलता है, मास निकलता है। ठीक है, तो किसी पिंड के संवेग अर्थात P, संवेग को मोमेंटम कहते हैं मगर सूचित करते हैं P से, और वेग वेलोसिटी को सूचित करते हैं V से, तब P और V के अनुपात से क्या प्राप्त होता है? तो द्रव्यमान प्राप्त होता है, मास प्राप्त होता है। नेक्स्ट, त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र क्या है? तो त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र A बराबर V-U/T। ठीक है, जहां A क्या है? तो A त्वरण है, V क्या है? तो फाइनल वेलोसिटी है, U क्या है? इनिशियल वेलोसिटी अर्थात प्रारंभिक वेग है, T क्या है? जो समय लगा है अर्थात समय अंतराल है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कहता है, तेल से अंशतः, मतलब पूरा नहीं थोड़ा, तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर, जो आप देखते हैं सड़क पर टैंक लॉरी होती है जिसमें तेल भरकर जाता है, तो उसमें पूरा तेल नहीं भरा हुआ, थोड़ा भरा हुआ है। तो समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है, तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? उसमें जो सतह होगा, जो टैंक के अंदर तेल का, वह किस आकार का लिए हुए रहेगा जब समतल सतह की सड़क पर वह गाड़ी जा रहा है? तो याद रखेंगे, परवलयी वक्राकार, तेल से अंशतः, पूरा नहीं करा, अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है, तो तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? परवलयी वक्राकार होगा। चलिए नेक्स्ट, एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव क्या होता है? उपस्थित रहता है। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव उपस्थित रहता है। नेक्स्ट है, किसी की उपस्थिति के कारण, हम लोग जो ब्लैक बोर्ड हो गया, कागज हो गया, इस पर लिख पाते हैं, तो किसके कारण हम ब्लैक बोर्ड, कागज, व्हाइट बोर्ड पर लिख पाते हैं? तो घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। और यह क्लास आप लोगों को कैसा लगा, इसमें क्या और सुधार होना चाहिए, आप लोग अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, सरल आवर्त गति, जिसको अंग्रेजी में सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? तो याद रखेंगे, सरल आवर्त गति के दोलन में प्रत्यास्थता, जड़त्व, ये दोनों की आवश्यकता होती है। आप लोग से एग्जाम में पूछ देगा कि सरल आवर्त गति के दोलन में आवश्यकता होती है, ऑप्शन ए प्रत्यास्थता, ऑप्शन बी जड़त्व, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो आप मारेंगे ऑप्शन सी दोनों। नेक्स्ट है कमानीदार तुला, जो कमानीदार वजन करने वाला जो तराजू रहता है उसकी चर्चा कर रहा है। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो हुक के नियम पर। बार बार यह प्रश्न पूछता है और आपको सीधे एनसीईआरटी पैटर्न पर यह आपको वन लाइनर लेकर आए हैं। नेक्स्ट स्लाइड कहता है, जब एक कार की गति दुगनी कर दी जाए, जब एक कार की गति दुगनी कर दी जाती है, तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा? जब एक कार की गति को दुगनी कर दी जाती है, तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा? 4 गुना। जैसे सामान्य गति से चल रहा है, तो हम जब ब्रेक लगाते हैं तो कुछ दूरी पर जाकर रुकता है, तो उस गति को हम दुगना कर दें, हम स्पीड को बढ़ा दें और तब हमको रोकना, और उतने दूरी पर रुकना चाहिए, तो हमको जो ब्रेक का बल होगा वह कितना लगाना होगा? 4 गुना लगाना होगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
तो जेट इंजन रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और कुछ पॉइंट महत्वपूर्ण 3 पॉइंट और है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। ये आपसे एग्जाम में, हर एक एग्जाम में पूछता है एग्जाम्पल कि कैंची किस श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आता है। हैंडपंप, साधारण तुला, पलाश जो पलायन रहता है, तो याद रखेंगे कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला और पलाश ये सभी प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आता है। सरौटा, नींबू निचोड़ने वाली मशीन, जो नींबू जिससे नींबू का रस गाड़ा जाता है, ये सभी किसके अंतर्गत आता है, तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आता है। स्टेपलर जो पिन मारते हैं, चिमटा, मनुष्य का हाथ, ये सभी किस श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आता है, तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आता है। तो आज के सेशन में हम लोग क्या देखें, तो आज के सेशन में हम लोग मैकेनिज्म यांत्रिकी से जितने भी एनसीईआरटी से प्रमुख जो लाइन बन रही थी, जो प्रश्न बन रहे थे, आप लोग के हम बीच लेकर आए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम प्रत्येक दिन एक एक टॉपिक से आपको जो महत्वपूर्ण लाइन है, आप देखिए ढेर सारा लाइन आप पहले से भी पढ़ चुके हैं। इस सेशन में हम महत्वपूर्ण एनसीईआरटी पर आधारित महत्वपूर्ण 1 लाइनर को आप लोग के बीच लाएंगे। और इसी तरह से हम आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सभी विषय, पर्यावरण, जो भी विषय आप लोग के एग्जाम में पूछते हैं, वे सभी हम विषय और सभी टॉपिक से आप लोग के एनसीईआरटी पैटर्न पर महत्वपूर्ण हम क्लास लेकर आएंगे। तो क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर लिखें। और इसी तरह से क्लास फिर आपको मिलेगा कल, तो आप लोग इंतजार करेंगे। और यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और दोस्तों पर शेयर करना न भूलेंगे। तो जय हिंद।